नमस्कार, टॉप अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना नौवार। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बदायूं जिले के थाना बिनावर क्षेत्र के सहमर गांव में बीती रात 45 वर्षीय शाकिर अली की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों के अनुसार शाकिर अपने घर के बाहर चारपाई पर सो रहे थे, तभी पुलिस की 2 गाड़ियां गाँव में दबिश देने पहुंची। पुलिस ने शाकिर को उठाकर हड़काया, जिससे वह डर के कारण भागा और कुछ दूरी पर खेत में गिर गया, जहां उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि पुलिस की कार्रवाई के दौरान गांव के कई लोगों की भी पिटाई की गई। शाकिर खेती करता था और उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं था। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और गांव में शोक का माहौल है। बुलंदशहर के थाना कंकोड़ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अख्तियारपुर में एक विवाहिता को ससुरालियों द्वारा 5 दिनों तक घर में ताला लगाकर बंधक बनाए रखने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। औरंगाबाद निवासी सपना की शादी 9 मई 2021 को कंकोड़ निवासी कपिल से हुई थी। आरोप है कि पति, सास, ससुर, ननद और देवर ने सपना को भूखा प्यासा रखकर प्रताड़ित किया और घर में बंद कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर का ताला तोड़ा और उसको गंभीर हालत में बाहर निकाला। उसे तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि उसका पति ड्रग्स का नशा करता है और उसके ससुर महाराज सिंह, जो पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, इस वजह से मारपीट में संलिप्त रहते हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पीड़िता के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। घटना ने क्षेत्र में आक्रोश और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। कन्नौज जिले में राशन वितरण व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं। सिकंदरपुर स्थित भारतीय शिक्षा सदन इंटर कॉलेज के सामने संचालित राशन की दुकान पर केवाईसी के नाम पर गरीब लाभार्थियों से अवैध वसूली की शिकायत सामने आई है। पात्र राशन धारकों ने इस मामले की शिकायत चेयरमैन से की है। इसके बाद चेयरमैन खुद शिकायतकर्ताओं के साथ राशन दुकान पर पहुंचे। दुकान पर पहुंचते ही चेयरमैन ने हंगामा कर महिलाओं को समझाया और कोटेदार से केवाईसी के नाम पर हो रही वसूली की जानकारी ली। कोटेदार ने इस पर चुप्पी साध ली। इसके बाद चेयरमैन ने जिला पूर्ति अधिकारी राजीव मिश्रा से घटतौली और अवैध वसूली की शिकायत की। जिला पूर्ति अधिकारी ने स्पष्ट किया कि केवाईसी प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है और यदि कोटेदार ने वसूली की है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और प्रशासन ने दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। मैनपुरी जनपद के थाना बेवर क्षेत्र के गांव अहंकारीपुर निवासी शिखा रविवार को बुआ से फोन पर कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद गुस्से में वह बाहर निकल गई घर से। वह किशनी क्षेत्र के धर्मगढ़पुर के पास हाई टेंशन लाइन के खंभे पर चढ़ गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ जुट गई और सूचना पर कुसमरा चौकी पुलिस भी मौके पर पहुंची। महिला ने बताया कि फोन पर बुआ ने उससे काफी भला बुरा कहा था, जिससे आहत होकर उसने यह कदम उठाया। चौकी इंचार्ज सुग्रीव सिंह ने करीब 1 घंटे तक समझाने का प्रयास किया, जिसके बाद महिला नीचे उतर आई। पुलिस ने उसे सुरक्षित नीचे उतारकर परिजनों को थाने बुलाया और सुपुर्द कर दिया। महिला ने बताया कि उसकी शादी 7 साल पहले हुई थी और उसके 2 बच्चे हैं। घटना के बाद पुलिस और परिजनों ने राहत की सांस ली। लखनऊ के दुबग्गा क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आरोपी वसीम पुत्र रहीस निवासी हरदोई के पैर में गोली लग गई। घायल वसीम को अस्पताल भेजा गया है। उसके पास से 315 बोर का तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। वसीम पर पहले से गौकशी के कई मुकदमे दर्ज हैं। यह कार्रवाई 12 सितंबर को दुबग्गा क्षेत्र में हुई गौकशी की घटना के बाद स्थानीय आक्रोश को देखते हुए डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देश पर की गई। पारा, दुबग्गा थाना और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। मुठभेड़ में शामिल 3 अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है।
श्रावस्ती जनपद के घिलौला बाजार कस्बे में बीती रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब ग्रामीणों ने एक ही संदिग्ध युवक को चोर समझकर पकड़ लिया। देर रात तक जागते रहो की आवाजें गूंजती रहीं और मौके पर भारी भीड़ जुट गई। सूत्रों के अनुसार युवक की गतिविधियां ग्रामीणों को संदिग्ध लगी, जिसके बाद उसे पकड़कर जमकर पिटाई की गई और फिर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान युवक किसी अनजान बोली में बात कर रहा है और उसकी हरकतें असामान्य हैं, जिससे उसकी पहचान और मकसद जानने में कठिनाई हो रही है। फिलहाल युवक को हिरासत में लेकर उसकी मानसिक स्थिति और वास्तविक पहचान की जांच की जा रही है। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत और जिज्ञासा का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि युवक वास्तव में चोर था या मानसिक रूप से अस्वस्थ। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है। करही गांव में शराब पीने के बाद 2 युवकों की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने बिर्रा चौक पर चक्का जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि शराब पीने के कुछ ही देर बाद दोनों की तबीयत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। परिजनों और ग्रामीणों को आशंका है कि शराब में जहर मिलाया गया था। इस घटना के बाद परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में बिर्रा चौक पर जुटे और अवैध शराब बेचने वाले कोचिए के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन की टीम लोगों को समझाने में जुटी है। परिजनों का कहना है कि गांव में अवैध रूप से शराब बेचने वालों को तुरंत गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाए। इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों की तलाश जारी है। आपको बता दें, शराब में जहर मिलाया गया था। इस घटना के बाद परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में बिर्रा चौक पर जुटे और अवैध शराब बेचने वाले कोची के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। अमेरिकी व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चेले पीटर नवारो ने रविवार स्थानीय समयानुसार को CNBC को दिए एक साक्षात्कार में फिर भारत और टैरिफ को लेकर बयान दिया। नवारो ने दावा किया कि भारत बातचीत की मेज पर आ रहा है। नवारो ने एक बार फिर भारत द्वारा रूस से तेल लेने का मुद्दा उठाया और भारत चीन के गठजोड़ की आलोचना की। नवारो ने कहा कि भारत बातचीत की मेज पर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण, अच्छा और रचनात्मक ट्वीट किया और राष्ट्रपति ट्रंप ने उसका जवाब दिया। देखते हैं यह कैसे काम करता है। दोनों देश अभी भी व्यापार के मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं और व्यापार बाधाओं पर काम कर रहे हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से हम जानते हैं कि व्यापार के मोर्चे पर उनके टैरिफ किसी भी बड़े देश की तुलना में सबसे ज़्यादा हैं। उनके गैर टैरिफ अवरोध बहुत ऊंचे हैं। हमें इससे निपटना पड़ा, जैसे हम दूसरे देश के साथ निपट रहे हैं जो ऐसा करता है। नवारो ने 2022 के बाद भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने को लेकर अमेरिका के अचानक सामने आए मुद्दे पर भी बात की और कहा कि भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने का मुद्दा भी है जो उसने कभी भी नहीं किया। आप इसे समझते हैं? उसने 2022 से पहले ऐसा कभी नहीं किया। मेरा मतलब है कि आक्रमण के तुरंत बाद भारतीय रिफाइनर रूसी रिफाइनरों के साथ मिल गए और वे डाकुओं की तरह काम कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि यह पागलपन जैसा है, क्योंकि वे अनुचित व्यापार में हमसे पैसा कमाते हैं। उन्होंने कहा, ठीक है तो अमेरिकी कामगारों को परेशानी होगी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी 10 दिवसीय चीन दौरे पर हैं। जरदारी को चीन में एक गुप्त सैन्य परिसर का दौरा कराया गया, जहां उन्होंने संयुक्त रक्षा उत्पादन बढ़ाने की बात कही। जरदारी इस विशाल परिसर का दौरा करने वाले पहले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हैं। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार पाकिस्तानी सेना के संवैधानिक प्रमुख की जिम्मेदारी भी संभालने वाले जरदारी ने रविवार को एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना का दौरा किया, जहां उन्हें सबसे उन्नत सैन्य उपकरणों के बारे में जानकारी दी गई और इसमें विशेष रूप से नए लड़ाकू विमान भी शामिल थे। जरदारी के कार्यालय ने इस्लामाबाद में एक बयान में कहा कि उन्हें AVIC की उन्नत क्षमताओं के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें J-10 लड़ाकू विमान पाकिस्तान के साथ मिलकर बनाए जाने वाले
17 थंडर समेत J-20 विमान में प्रगति आदि शामिल है। चीन की 10 दिवसीय यात्रा पर आए जरदारी को आधुनिक बहुक्षेत्रीय अभियानों के लिए मानव रहित हवाई वाहनों, पूर्ण स्वचालित इकाइयों और एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण प्रणालियों के बारे में भी जानकारी दी गई। चीन के विदेश मंत्रालय ने जरदारी के AYC दौरे और रक्षा उत्पादन पर चीन के साथ मजबूत सहयोग की उनकी बात को सोमवार को अधिक महत्व नहीं दिया। इसके बजाय मंत्रालय ने वैश्विक सुरक्षा सहयोग GSI के प्रति अपने समर्थन की बात कही, जो एक चीनी सुरक्षा संरचना है और उसे अमेरिका के वैश्विक प्रभुत्व के प्रतिकार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जरदारी की AYC यात्रा और हाल ही में पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल जनरल असीम मुनीर की बीजिंग यात्रा को व्यापक रूप से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। राजधानी दोहा में हमास के नेताओं पर इजरायल की ओर से पिछले सप्ताह किए गए हमले के खिलाफ कतर सोमवार को एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। कतर को उम्मीद है कि इस शिखर सम्मेलन में अरब और इस्लामी देशों का एक समूह इजरायल को नियंत्रित करने का तरीका सुझाएगा, क्योंकि गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ उसके हमले जारी हैं। हमास के नेताओं पर यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब कतर इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध में संघर्ष विराम करवाने के लिए एक प्रमुख मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। कतर ने इस बात पर जोर दिया कि वह इस मामले के बावजूद दोनों के बीच संघर्ष विराम करवाने के लिए प्रयास करता रहेगा। कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने रविवार को एक बैठक में कहा, अब समय आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोहरे मापदंड अपनाना बंद करे और इजरायल को उसके द्वारा किए गए सभी अपराधों के लिए दंडित करे। यह स्पष्ट नहीं है कि शिखर सम्मेलन से क्या हासिल हो पाएगा, क्योंकि कुछ देशों के पहले से ही इजरायल के साथ कूटनीतिक संबंध हैं और वे अपने संबंध तोड़ने में संकोच कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मामले पर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कतर को अमेरिका का एक बड़ा सहयोगी बताया है। ट्रंप का यह बयान इजरायल के लिए एक बड़े मैसेज के रूप में देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने कतर के साथ इजरायल को अपने व्यवहार में सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। अमेरिका के आग्रह पर कतर ने वर्षों से दोहा में हमास के राजनीतिक नेतृत्व को आश्रय दिया है, ताकि इजरायल और हमास के बीच बातचीत की संभावनाएं बनी रहें। रूस की प्रमुख तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने बीती रात बहुत बड़ा ड्रोन हमला किया है। हमले के बाद आसमान में काला धुआं और ऊंची आग की लपटें उठती देखी गईं। यूक्रेन ने जिसे ड्रोन से निशाना बनाया वह रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक मानी जाती है। हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। रूसी और यूक्रेनी अधिकारियों ने इस हमले की पुष्टि की है। रूस की यह तेल रिफाइनरी यूक्रेन से करीब 1600 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन ने जिस रिफाइनरी को निशाना बनाया वह रूस के उत्तर पश्चिमी लेनिनग्राद क्षेत्र में स्थित है। इसे किरेशी रिफाइनरी के नाम से जाना जाता है। यूक्रेन ने शनिवार की रात इसे ड्रोन से निशाना बनाया। इससे हफ्तों पहले भी यूक्रेन ने रूसी तेल अवसंरचना को निशाना बनाया था। यह रिफाइनरी हर वर्ष लगभग 1.77 करोड़ मीट्रिक टन या प्रतिदिन 3,55,000 बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ के अनुसार घटनास्थल पर विस्फोट और आग लगने की सूचना मिली है। उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें रात के समय आसमान में आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार दिखाई देता है। हमास के आतंकियों ने गाजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी को आतंक का नया अड्डा बना लिया था। इजरायली सेना ने खुफिया जानकारी के बाद इस यूनिवर्सिटी को एक घातक हवाई हमले में उड़ा दिया है। इस दौरान 12 फिलिस्तीनियों की मौत भी हो गई है। इजरायल ने गाजा पर यह हमला तब किया जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इजरायल के दौरे पर हैं। इसी बीच इजरायली सेना उत्तरी गाजा पर हमले तेज कर दिए हैं। इसी कड़ी में गाजा में एक और ऊंची इमारत ध्वस्त हो गई। इस दौरान कम से कम 12 फिलिस्तीनी मारे गए। बताया जा रहा है कि यह हमला इस्लामिक यूनिवर्सिटी पर हुआ है। रूबियो ने यात्रा से पहले कहा कि वह इजरायली अधिकारियों से इस बारे में जवाब मांगेंगे। वह रविवार से इजरायल के दौरे पर पहुंच गए। गाजा को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीक्रेट प्लान के बारे में अभी किसी को जानकारी नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो का इजरायल दौरा ऐसे वक्त में रहा है जब हाल ही में IDF ने कतर की राजधानी दोहा पर हमला किया था। ट्रंप ने कहा था कि इजरायल ने हमले को लेकर अमेरिका को पहले से सूचित नहीं किया।
इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास नेतृत्व के ठिकानों पर बमबारी की थी। इजराइल के इस कदम के बाद अरब मुल्कों में हड़कंप मचा हुआ है। इस हमले के बाद कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने बड़ा बयान दिया था। थानी ने कहा था कि इजरायली हमलों के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई की हर उम्मीद खत्म कर दी है। कतर के प्रधानमंत्री के बाद अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कतर को अमेरिका का एक बड़ा सहयोगी बताया है। ट्रंप का यह बयान इजरायल के लिए एक बड़े मैसेज के रूप में देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने कतर के साथ इजरायल को अपने व्यवहार में सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। अमेरिका के आग्रह पर कतर ने वर्षों से दोहा में हमास के राजनीतिक नेतृत्व को आश्रय दिया है ताकि इजरायल और हमास के बीच बातचीत की संभावनाएं बनी रहें। दरअसल ट्रंप से सवाल पूछा गया था कि क्या कतर में हमास नेताओं पर हुए इजरायली हमलों के संबंध में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कोई मैसेज देना है। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया, मेरा मैसेज है कि उन्हें बहुत बहुत सावधान रहना होगा, उन्हें हमास के बारे में कुछ करना होगा, लेकिन कतर अमेरिका का एक बड़ा सहयोगी रहा है। अमेरिका और चीन के बीच टिकटॉक को लेकर सहमति बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात के संकेत दिए हैं। ट्रंप ने कहा है कि यूरोप में अमेरिका और चीन के बीच बड़ी व्यापार बैठक बहुत अच्छी रही। इसमें एक खास कंपनी को लेकर समझौता हुआ है जिसे हमारे देश के युवा बचाना चाहते थे। इससे साफ है कि ट्रंप ने टिकटॉक को लेकर समझौते के संकेत दिए हैं। टिकटॉक चीन से जुड़ी कंपनी है। अमेरिका में टिकटॉक के 17 करोड़ यूजर्स हैं। मैड्रिड में अमेरिका और चीन के अधिकारियों के बीच नए दौर की आर्थिक और व्यापारिक वार्ता हुई है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट और ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमसन ग्रियर कर रहे हैं। चीन ने अमेरिका द्वारा G7 और नाटो देशों से अपने ऊपर और रूस से तेल खरीद रहे अन्य देशों पर शुल्क लगाने की अपील को एक पक्षीय तरीके से धौंस जमाने और आर्थिक दबाव बनाने का कृत्य करार दिया। चीन ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका की इस अपील पर अमल किया गया तो वह जवाबी कदम उठाएगा। चीन की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है जब सोमवार को स्पेन में आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों पर अमेरिका और चीन के प्रतिनिधिमंडल दूसरी बार बैठक कर रहे हैं। एक अनियमित प्रेस वार्ता में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा, रूस समेत दुनिया भर के देशों के साथ चीन का सामान्य आर्थिक और ऊर्जा सहयोग पूरी तरह वैध कानून के अनुरूप है और इसमें कुछ गलत नहीं है। प्रवक्ता से इन खबरों के बारे में पूछा गया था कि अमेरिका ने G7 और नाटो देशों से चीन पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की अपील की है क्योंकि वह रूस से तेल खरीद रहा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लिन जियान ने कहा, यह अमेरिका का आर्थिक दबाव बनाने और एक पक्षीय तरीके से धौंस दिखाने वाला कदम है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नियमों को कमजोर करता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।